आपने न मौसम गर्म देखा और न दिन और रात की तमीज़ की। आप सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं आपका भी ममनून हूँ। हमारी आपस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पे इंटरेक्शन होता रहता है और करते रहते हैं और करते भी रहेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि बिला ताख़ीर और बग़ैर किसी और तातुल के मुअज़्ज़ज़ मेहमान वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। आप उनकी तकारीर गौर से सुने, उनका पैगाम गौर से सुनकर नोट भी करें, अमल दरामद भी हमने करना है उसके ऊपर। हम लोग जितने भी इस पंडाल में बैठे हैं दावेदार हैं कि हम मियाँ नवाज शरीफ साहब के जानसार साथी हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के सिपाही हैं, हमजा साहब और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनके हम नवा भी हैं, जद्दोजहद में उनके शरीक भी हैं। तो मेरी आपसे एक गुजारिश होगी कि मैं एक छोटा सा नारा आपसे लगवाना चाहता हूँ और उसके बाद चला जाऊँगा मैं वापस। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि जैसे भी हालात रहेंगे, आप कहेंगे मियाँ तेरे साथ रहेंगे, तो मुझे आपके मोहब्बत का और मियाँ साहब को कोट लखपत जेल में बैठे हुए भी आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कहाँ तक अपने इस जो मोहतरम कायद हैं उसके साथ आपकी लाइट दिया। तो मेहरबानी फरमाना, पुरजोर आवाज़ में आपने कहना है, जैसे भी हालात रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अब मैं स्टेज के साथ से करूँगा कि वो मेहमान जो तशरीफ़ लाए हैं उनको बारी बारी कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। जैसे भी हालात रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे, मैं अब आपके जज्बात को और मियां नवाज शरीफ के शेरों को और बुरे वाला के गयूर साथियों का इम्तिहान लेना चाहता हूं। दोस्तों, ये जो नारे लगाए जा रहे हैं, नारे नहीं, मैं नारा लूंगा, किसी जवाब देके साबित करना है कि पूरे वाला ने मियां नवाज शरीफ के शेर मियां तेरे जान साहब, मियां तेरे जान साहब, मुखिया तेरा सोनिया दी, मुखिया तेरा सोनिया दी। और मेरे काबिल एहतराम और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सच्चे बाजू मैं दाद खिताब देने जा रहा हूं। सरदार अयाज सादिक साहब को, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, देखो देखो दुआएं देता है वतन कर गरीब, दुआएं देता है वतन कर गरीब। देखो दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे ख्वाजा आसिफ साहब के, एहसन इकबाल साहब के और हम सब के यहाँ बैठे हुए सबके बड़े भाई राना तनवीर साहब मोहतरम, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब मोहतरम, एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून, मोहतरम सैयद शाहिद मेहदी नसीम साहब जो बाहर तशरीफ नहीं लाए मगर उनसे अंदर मुलाकात हुई, सैयद साजिद मेहदी साहब MNA, चौधरी फ़कीर अहमद साहब
MNA, इनको इन्होंने बारिश कह दिया, वो तो मेरे से भी कम उम्र के हैं। चौधरी नज़ीर साहब, चौधरी अदनान साहब तशरीफ नहीं लाए। मियाँ साकिब खुर्शीद साहब MPA, जिन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। सरदार खालिद महमूद डोगर साहब MPA, डोगर साहब की मकबूलियत नजर आ गई। चौधरी मोहम्मद यूसुफ कसेला साहब, मियाँ अब्दुल रऊफ साहब MPA, अहमद खान, सईद अहमद खान मनेज साहब हमारे साबिक स्पीकर और हमेशा स्पीकर रहेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा MNA, ये हर कन्वेंशन में पूरे पाकिस्तान में पहुंचती हैं और अल्लाह ताला इनको सेहत और ज़िंदगी दे, अच्छी बरकत। और काबिल एहतराम चेयरमैन साहिबान, वाइस चेयरमैन साहिबान, काउंसलर साहिबान, तंजीमी ओहदेदारान, और हमारी बेटी आज तशरीफ नहीं ला सकी और उनका पैगाम था कि वो माजरत चाहती हैं आपसे, मरियम औरंगजेब साहिबा, उनकी तरफ से आपको सलाम। विहाड़ी आके अच्छा, बुरे वाला आके अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि बहुत सालों के बाद यहाँ आना हुआ, मगर जो लोगों के जज्बात देखे, जो लोगों की मोहब्बत देखी, ना सिर्फ अपने MNA, MP और तंजीमी भाइयों के साथ, बल्कि नवाज शरीफ साहब के साथ, तो इस बात का यकीन हो गया कि ये लोग मुसीबत में साथ छोड़ने वालों में से नहीं। अच्छे इंसान का किरदार तब नजर आता है कि जब इंसान मुसीबत के वक्त साथ खड़ा हो। जीतने वाले के साथ या हुकूमत बनाने के बाद साथ तो सभी जाते हैं, मगर इज्जत उसी की होती है जो अपनी जमात में रहता है और बुरे वक्त का साथ देता है। तो बुरे वाला के दोस्तों भाइयों को आपको ना सिर्फ सलाम बल्कि आपको खिराज तहसीन पेश करनी चाहिए। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज। जैसे आप जानते हैं मीडिया के ऊपर एक कदगन लगाई हुई है। जब मीडिया के ऊपर एक ऐसा सेंसरशिप हो कि वो ना दिखा सके, बल्कि मैं तो ये कहूंगा जैसे श्रीनगर में मीडिया के ऊपर एक बंदिश है, उसी तरह शायद पाकिस्तान में भी बंदिश लगी हुई है। मगर क्या ये बंदिश हमें रोक सकती है कि हम आपके पास ना आए या आपसे मुलाकात ना करें? ये बंदिशें रुकती नहीं। दिल जीतने के लिए टीवी के कैमरे बंद करके दिल नहीं जीते जाते। दिल जीते जाते हैं अपने किरदार से। दिल जीते जाते हैं मोटरवे बना के, दिल जीते जाते हैं बिजली के कारखाने लगा के, दिल जीते जाते हैं CNG और LNG दे के, दिल जीते जाते हैं सड़कों के जाल बिछा के, दिल जीते जाते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां बना के। दिल बातों से नहीं जीते जाते, काम से जीते जाते हैं। जीता दिल, मुझे कहा इन्होंने कि फ्री मेडिसिन भी अब हम तो भूल गए। एक जमाने में अस्पतालों में इलाज के लिए दवाइयां मुफ्त मिलती थी, और अगर आज हिंदुस्तान आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखता तो ये भी उस मर्द मोमिन का को जाता है क्रेडिट जिसने एटमी धमाका करके हिंदुस्तान को बता दिया कि हम भी एटमी ताकत है। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि एक तरफ आपका कायद मोहम्मद नवाज शरीफ जो वाजपेयी चल के मीनार पाकिस्तान पहुंच गए, आपका वजीर आजम जिसको घर मिलने मोदी आ गया, नवाज शरीफ नहीं गए, और दूसरी तरफ ये तब्दीली वाला सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कभी फोन करता है
तो वो फ़ोन नहीं उठाते, कभी खत लिखता है तो वो खत का जवाब नहीं देते, कभी अमेरिका की जाके मिन्नतें करता है कि मेरी किसी तरह दोस्ती करा दो। हमें ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए जहां पाकिस्तान की इज्जत पे हर्फ आता हो। इनका गुस्सा और जज्बात इसलिए है कि ये पाकिस्तान के अवाम से वो कर रहा है जो मोदी हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ करता है। नौकरी कोई नहीं, रोटी महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी। 1 करोड़ नौकरियां देने चले थे, यहां तो 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। 50 लाख घर बनाने चले थे, 50 लाख घर बनाने चले थे, पूरी बनी गाला को गिरा दिया। और एक चीफ जस्टिस था जो कहता था कि इसके घर को तो रेगुलराइज करा दो, गरीबों का घर गिराओ और इसके घर को रेगुलराइज कराओ। ये लोग सोचते हैं कि कारोबारी आदमी को मार दो, ये सोचते हैं किसान को मार दो, ये सोचते हैं तालिब इल्म को मार दो। ये जो सोच इनकी है ये पाकिस्तानी सोच नहीं हो सकती। ये सोच इनकी जो है कहां से आई आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। जो हम हमेशा कहते थे ये किसी का एजेंट है, मैं आज भी ये कहता हूं ये वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता जिसको आपसे और हमसे हमदर्दी हो। नवाज शरीफ ये इमरान खान जो आया ये वो न्याजी है जिसने अपने मुल्क के ऊपर वार किया, महंगाई का वार किया, बेरोजगारी का वार किया। मगर अब 1 साल गुजरने के बाद इन्होंने अपना पूरा एजेंडा दिया। हमने क्या किया? इन्होंने काम बहुत किया, सिर्फ कागजों में काम किया, काम नजर नहीं आया। कोई सड़क बनी, कोई पुल बनाया। यहाँ तो नवाज शरीफ ने सक्खर से लेके मुल्तान तक की मोटरवे बना दी, मुल्तान से लेके लाहौर तक की मोटरवे, लाहौर से लेके पेशावर तक की मोटरवे बना दी। और जंगला बस कहते थे, लाहौर में जंगला बस, मुल्तान में जंगला बस, इस्लामाबाद पिंडी में जंगला बस। और खुद 30 अरब की बनाने चले थे जो आज 130 अरब रुपए में भी मुकम्मल नहीं हो रही। और क़यामत के दिन जब इमरान खान से पूछेंगे तो शायद हम यही पूछ रहे होंगे, इमरान खान ये कब कंप्लीट होगी? ये क़यामत तक भी कंप्लीट नहीं होती। और जो इंसान एक मेट्रो नहीं बना सका वो पाकिस्तान को क्या बनाएगा या पाकिस्तान का क्या तहफ़्फ़ुज़ देगा? जब ट्रंप को मिल के आया तो मैं तो सोच रहा था शायद हज से पहले हज करके आ गया, हाथ डाले जा रहे थे। और करके क्या आया? सिर्फ ये कि अफगानिस्तान और तालिबान की और आपकी गुफ्तगू करा देंगे, बात करा देंगे। कश्मीर के बारे में क्या करके आया? जो आप सोचते हैं वही हम सोचते हैं। कश्मीर में क्या करके आया, उसके फौरन बाद मोदी ने क्या किया, ये चीज सोचने वाली है। मगर हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के लिए कश्मीर के मामले पे खड़े हैं और सियासत नहीं कर रहे हैं। मगर पता सबको है कि क्या हो रहा है, किसी से ठगी छुपी चीज नहीं। इंशाअल्लाह गलत काम में रास्ता भी रोकेंगे। और ये तो क्या कौमी असेंबली में तो तशरीफ ही नहीं लाते हैं। जब कौमी असेंबली में आते हैं तो मौसूफ पहले देखते हैं कि असेंबली में कोई ऑपोजिशन के मेंबर तो नहीं बैठे।
अगर ना बैठे हो तो जल्दी से आते हैं, हम वॉकआउट करते हैं तो ये आते हैं 2 मिनट की बात करके फिर निकल जाते हैं। फेस नहीं कर सकते क्योंकि हम कह देते सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। अब उनको भी पता है और अब तो छेड़ बन गई है उनकी, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। और मेरे जमाने में भी मेरे बड़े भी पीछे पड़े रहे, कभी जाली स्पीकर कहते थे, कभी कुछ कहते थे। मैं दूसरी दफा भी इलेक्शन जीत गया और फिर एक दिन मौसूफ आए असेंबली में तो उन्होंने कहा जनाब स्पीकर मेरे पैसे पूरे हो गए। दोस्तों, आज आने का मकसद ये था कि आपसे राब्ता रहे, आपसे मुलाकातें रहें और ये आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून कहीं नहीं जा रही। मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया तो हम 19 लोग थे, ख्वाजा आसिफ साहब की क़यादत में कौमी असेंबली में सिर्फ 19 लोग रह गए थे। कहाँ 2/3, कहाँ 19 लोग। कहते थे चले गए नवाज शरीफ कभी नहीं आएंगे, छोड़ो तुम लोग तो पागल हो गए हो, आओ काफ लीग में शमूलियत इख्तियार करो। मगर अल्लाह ताला की सोच कुछ और होती है, इंसान कुछ और सोचता है। वो मुक्के दिखाने वाला डिक्टेटर नहीं रोक सका और 2008 में 93 हो गए, 19 से 93 हो गए और 2013 में 175-76 हो गए। अभी भी सब कुछ करने के बावजूद 86 मेंबर हैं ना कौमी असेंबली में आपके। और हमारे दोस्तों को जिनको हराया जाए, सईद अहमद मनीर साहब बैठे, जिन्होंने इतने तरक्याती काम कराए अपने इलाके में, इनके रास्ते रोके गए मगर घबराए नहीं। ये जिस तरह इमरान कहता है घबराना नहीं, चाहे भूख से मर जाए इंसान, घबराना नहीं। तुम्हारी किस किस बात से ना घबराएं। जो ये कहते हैं हम यू टर्न लेते हैं, हम कहते हैं जो झूठ बोलता है वो अपनी बात ले के वापस कर लेता है। ये कहते हैं जी यू टर्न तो हर अजीम लीडर लेता था। अजीम लीडर यू टर्न नहीं लेते, भगौड़े लेते हैं और अपनी बात पे जो खड़ा नहीं होता। आप लोग तो यहाँ कारोबारी लोग भी बैठे हैं, जिम्मेदार भी बैठे हैं, जबान दे देते तो मर जाते हैं जबान पे। ये तो जबान दे के कसमें खा के और फिर बार बार यू टर्न खाता है। अब तो कहना ही शुरू कर दिया, अब तो हर चौक पे लगता है कि इमरान खान ही खड़ा हुआ है। मगर मैं आपको ये बताऊं, ये वक्त दूर नहीं है जब लोगों ने इनके गिरेबान पे हाथ डालना है। बेरोजगारी की वजह से, कारोबार बंद की वजह से, फैक्ट्रियां बंद करने की वजह से, कारखाने जो तालिब इल्म थे उनको वजीफे बंद कर दिए, किसी तरह की सहूलत नहीं। आप आए जाके सारे शहर देखें, गंद के ढेर पड़े हुए हैं, ये तो सफाई तक नहीं कर सकते। इन लोगों को जिनको ला के बिठाया गया, इनके दिन कुछ ज्यादा नहीं मुझे नजर आते। ये मेरी सोच है, ज्यादा इसलिए नहीं नजर आते। हम तो कहते हैं हुकूमत करो, मगर तब तक करो जब तक लोगों को, ये कहते हैं गरीब खत्म कर देंगे, ये असल में गरीब खत्म करना चाहते हैं कि उनको भूखा मार दो, बेरोजगार मार दो और उनके साथ वो सलूक करो जो मुनासिब नहीं, वो सलूक करो जो मोदी मुसलमानों के साथ करता है। दोस्तों, मुस्लिम लीग कहीं नहीं जा रही, यहीं खड़ी है और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ, मरियम वापस आएंगे। शहबाज शरीफ साहब की अगर सेहत ठीक होती तो वो भी आते। इंशाअल्लाह यही क़यादत रहेगी और ये वो क़यादत है जिसने पाकिस्तान में काम करके दिखाया है, जिसने पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, जिसने पाकिस्तान में रोजगार पैदा की लोगों के लिए। यही आएंगे, इसी से हमारी बका है और ये आके असल कश्मीर की लड़ाई लड़ेंगे, जिस कश्मीर पे आज हम रो रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, आप सबका शुक्रिया। आप लोग इस गर्म मौसम में और ख़ास तौर से हमारे मेज़बान जिन्होंने ये महफिल सजाई, आप लोगों से बात करने का मौका मिला। इंशाअल्लाह आते रहेंगे और आप तैयारी कीजिए, ख़ास तौर से ये जो ऐनक वाले साहब हैं जिनको बहुत गुस्सा, तैयारी करें, इलेक्शन आने वाला है। अब मैं बिना ताकीद
गया तेरा शो न्याजी, मुक गया तेरा शो न्याजी। मियां नवाज शरीफ अब कोई नारा नहीं लगाएगा। आपके प्यार आपका टाइम थोड़ा है। दोस्तों, मैं आपके जज्बात को समझता हूं और आपके जज्बात की तर्जमानी मैं स्टेज सेक्रेटरी होने के नाते भी कर रहा हूं। काबिल एहतराम दोस्तों, मेरे कायदीन, मोअज़्ज़ज़ीन, दोस्तों, साडे मुल्क को एक ऐसे जाहिल ने किडनैप किया है जिदा नाम इमरान खान है और तब्दीली लेने की कोशिश करना सी। मैं उन्हें कहना चाहता वा, 1 साल गुजरन तो बाद अगर आज तू बुशरा मानेका दे विच तब्दीली नहीं ले आ सके तो पाकिस्तान की तब्दीली आएगा। काबिल एहतराम, जाहिर को अगर जौहर का इनाम दिया जाए तो फिर इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। मैं खाने की है रिंदों की है तोहीन, कमजोर के हाथों में अगर जान दिया जाए। मैं बिला ताखीर अपने निहायत काबिल एहतराम राणा तनवीर अहमद खान साहब से मुल्तमस हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए और मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दुआएं देता है वतन का गरीब, दुआएं देता है वतन का गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम हमारे मेंबरान कौमी असम्बली, काबिल एहतराम मेंबरान सूबाई असम्बली, मुस्लिम लीग के उहदेदारान और जी साथियों, मेरे वाला हमेशा आके काफ़ी लोगों के साथ मेरा तल्लक है, मुलाकात भी है। हमेशा बुरे वाला में आके मुझे ऐसे लगता है जिस तरह मैं अपने घर पे आया हूं। और मुझे नहीं पता कि आपका क्या ख्याल है, लेकिन अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप यहां से इलेक्शन लड़े। पता नहीं आप तो चौधरी फकीर अहमद साहब या शाह साहब मुझे इजाजत देते हैं या नहीं देते, लेकिन इतनी मोहब्बत करते हैं आप लोग। ये आज का जो इज्तिमा है, ये आपकी मोहब्बत मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो है उसका सबूत है। अल्लाह के फजल से आपने जो आज यहाँ इज्तिमा किया, इसमें मैं आपको और अपने साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत गर्मी भी है और मुल्क में भी इस वक्त वो जो गर्मी की सियासी हवस है, उसके बावजूद अल्लाह के फजल से ये हाल है। और इस मुस्लिम लीग को कोई अल्लाह के फजल से शिकस्त नहीं दे सकता इंशाअल्लाह ताला। आज इंशाअल्लाह आज बहुत ही अच्छा होता अगर मरियम बीबी आपके दरमियान होती, लेकिन अब उसको मैं इमरान खान को क्या कहूँ, आपने बहुत सारे अलकाब दिए हैं, बहुत उसको आपने अच्छे लफ्जों से नवाजा है। इनमें इतनी ये बड़े बेशर्म लोग हैं, ये बड़े वाकई ये बड़े बेगैरत लोग हैं। आपको पता है जिस तरह मरियम बीबी को गिरफ्तार किया गया
वो शायद किसी मुल्क के दुश्मन भी अगर मुल्क को आके फतह करें तो वो इस तरह औरतों के साथ नहीं करते। शर्म आनी चाहिए। मरियम बीबी उस दिन अपने बालक के पास जवेद और शौकत ठेकेदार जैसा जज्बा हो तो अल्लाह के फजल से हमें खैर ही खैर है। मुझे ये मैं बात कर रहा था कि मरियम बीबी उस दिन अपने बाप को जेल में मिलने गई थी। आपको पता है जिस वक्त उसको गिरफ्तार किया है, और उसकी कहानी का भी आपको पता है, लंबी बात है। मेरा ख्याल है सभी ने इसको मजम्मत इसकी की और शर्मनाक फेल करार दिया इस इमरान खान न्याजी का। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के किरदार के आदमी से कोई खैर की तोको नहीं हो सकती। आपके 1 साल उसकी हुकूमत को हो गया है। अभी याद सादिक साहब ने बात की, हम कहते हैं भाई चले आप जिस तरह भी हुए हैं, आप सिलेक्ट हो गए हैं, आपको बिठा दिया गया है, लेकिन आप काम करें, हम आपके साथ हैं, आप लोगों को खिदमत करें। आपने कुछ वादे किए हैं लोगों के साथ, आपने 1 करोड़ नौकरियों की बात की, आपने 50 लाख घरों की बात की, वो आपके सामने है कि आज 15 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लोगों के कारोबार बंद हो चुके हैं, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। वो फैक्ट्रियां जो हमारे वक्त जब हम 13 में आए थे तो उस वक्त भी बंद थी, और वो शख्स जिसने गैस पाकिस्तान में लाया, NLG, शाह खान अब्बासी, जिसकी वजह से 24 घंटे फैक्ट्रियां चली और मजदूरों को दोबारा रोजगार मिला, आज उसको जेल में डाल दिया गया है। ये उसका कसूर है कि उसने ये फैक्ट्रियां चलाई और लाखों लोगों को रोजगार मिला, लाखों लोगों के घर चूल्हे उनके जले, उनको 2 वक्त की रोटी मिली। लेकिन आज उन्होंने ये सलाह दिया मुस्लिम लीग नून को कि जिन्होंने बिजली पैदा की, जिन्होंने मोटरवेज बनाए, ये किसने बनाया? ये मोटरवेज, ये ग्वादर बंदरगाह किसने बनाई है? ये एयरपोर्ट्स किसने बनाए हैं? बिजली किसने पैदा की है? किसानों को खुशहाली किसने दी है? तो आज इन बातों की सजा दी जा रही है। आज हम आपके पास हैं, लेकिन यहाँ यही कहता जाता है कि जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। भाई आप सबको गिरफ्तार कर लें, सारी क़यादत को गिरफ्तार कर लें, लेकिन ये करोड़ों लोग इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून की आवाज़ है, ये नहीं दबेगी आवाज़। ये आज अभी कश्मीर का जिक्र किया, ये इसलिए इसको लाके बिठाया गया था, लाके इमरान खान को, क्या आप इस किस्म के काम करें, कश्मीर का सौदा करें। किसको नहीं पता कि वहां ट्रंप के पास जब गया है तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इन्होंने दोनों ने की तो एक साहबी ने सवाल किया ट्रंप से कि सुना है आप पाकिस्तान की इमदाद खोल रहे हैं। तो उसमें ट्रंप ने, ये सभी को पता, अखबारों में भी आया है, टीवी पे भी शायद सुना हो आप, पाकिस्तान में टीवी पे तो इजाजत नहीं है, मीडिया पे पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन ट्रंप ने कहा कि हाँ वो इमदाद हम खोल रहे हैं जो पिछली हुकूमत को 1.3 अरब डॉलर हम पिछली हुकूमत को देना चाहते थे, लेकिन वो हमारी शरायत नहीं मान रहे थे, हमारे साथ तामन नहीं कर रही थी वो हुकूमत। लेकिन ये जो शख्स है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का और ये हुकूमत जो कोस जाली, ये हमारे साथ तामन कर रहा है और तामन करेगा और हमारी बातें मानेगा, इसलिए हम इसको पैसे दे रहे हैं। इससे ज्यादा सबूत क्या है कि वहां दौरे में क्या हुआ, वहां क्या एजेंडा तय हुआ, और आज बाबेला कर रहे हैं। भाई जो होना था कश्मीर में वो तो हो गया, और ये सारी दुनिया को पता। ये तो मेरा आम बच्चे को 10 दिन पता था कि कश्मीर में वो चंद दिनों में ये काम करने जा रहे हैं, और इनको तो 3-4 महीने मैंने सुना पहले पता था, बता दिया गया था। तो उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया और उन्होंने कर दिया, और आपके प्रेशर से
मीडिया के प्रेशर से आप वावेला कर रहे हैं। इसी तरह जिस तरह वो कहते हैं ना, शाम को गुजर गया है, पीछे लकीर को पीट रहे हैं। भाई अब तो उसने जो काम करना था कर दिया है, अब आप कहते हैं कि हम ये कर देंगे। और अल्लाह के फजल से आज भी अगर हिंदुस्तान, बाकी भी उसके अज़ाइम अच्छे नहीं है इस हिंदुस्तान के, लेकिन आज भी अगर कोई खौफ है हिंदुस्तान को तो वो एटम बम जो नवाज शरीफ ने बनाया था, इस वजह से आज वो खौफजदा है। और आज जो दुनिया में थोड़ी बात हो रही है कि लड़े मत, पीछे पीछे हटे, आपस में आगे ना बढ़े, कशीदगी कम करें, तो वो सिर्फ जो हमारी एटमी कुव्वत है उसकी वजह से आज दुनिया थोड़ी सी बात कर रही है। वरना इमरान खान आज खुदा न खास्ता खाकम बदन, ये हमारे जो उनके इरादे हैं वो तो पाकिस्तान को की तरफ बढ़ना चाहता है। मोदी की जो अब ये तरीके बताता है, जब असेंबली में आता है तो हम कहते हैं बताएं हुआ क्या है, तो वो तरीक बताने से शुरू कर देता है। वो कभी टीपू सुल्तान की बात करता है, कभी RSS की बात करता है। भाई ये तरीक तो सबको पता है, जब भी आता है वहाँ लेक्चर तो देना शुरू कर देता है, लेकिन असल बात पे नहीं आता। तो अल्लाह के फजल से ये मुस्लिम लीग नून जब तक उसके आखिरी कारकुन में भी जान है, इंशाल्लाह पाकिस्तान पे कोई आंच नहीं आने देंगे अल्लाह के फजल से। और फिर मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह जो नुकसान इसकी हुकूमत ने आगे किया, आज 2 वक्त की रोटी लोगों को नहीं मिल रही। आज किसान का किसान की हालत खराब है। ये तो ज़राअत का इलाका है, यहाँ यूनिवर्सिटी बनी, पंजाब के MLA यहाँ लाए, तो देखें मुझे बड़ी खुशी हुई है ये जो कैंपस बना है यहाँ पे ज़री यूनिवर्सिटी का, क्योंकि ये ज़री इलाका है, यहाँ होनी चाहिए थी। तो ये भी मुस्लिम लीग नून के कारनामे हैं। ये सड़क जिस पे हम आए तो हमने पूछा MLA साहब से, चौधरी साहब से, चौधरी फकीर अहमद साहब से, तो उन्होंने कहा जी ये भी मियाँ साहब ने बनाई है। भाई एक ईंट जो पाकिस्तान में लगी है तरक्याती कामों के लिए, उसमें मियाँ नवाज शरीफ का नाम लिखा हुआ है। कोई मनसूबा बताए, कोई एयरपोर्ट बताए, कोई हाईवे बताए, कोई मोटरवे बताए, कोई बिजली का कारखाना बताए। इन्होंने अभी BRT की बात की, 100 अरब में तो 3 मेट्रो बस बना दी शहबाज शरीफ साहब ने, 3 मुल्तान की, पिंडी की और लाहौर की। ये 130 में भी अभी तक वहाँ खड्डे पड़े हुए हैं और इनको कोई नहीं पूछता। कोई पूछता है इनको? इनके केस पड़े हुए हैं हमसे भी पहले के। वो जो अरबों दरख्त लगाने थे उनका केस पड़ा हुआ है आलम जब्बा में। वो मुझे जब हम उठते हैं कौमी असम्बली में तो वहाँ हमारे कुछ लीडर बात करते हैं कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून का साफ कर रहे हैं, आप मुस्लिम लीग नून को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप PTI वालों को क्यों नहीं पकड़ते? मिसाल के तौर पे परवेज खटक को क्यों नहीं पकड़ते? वो बैठा होता है तो इसको क्यों नहीं पकड़ते? तो परवेज खटक एक दिन हमें कहता है हाथ जोड़ के खुदा के लिए मेरे पीछा छाड़ दो, मेरे जरूर अंदर कराना दे। तो ये मैं कहता हूँ, हमने कहा कि आपको अंदर कोई नहीं करेंगे क्योंकि आप तो एक सिलेक्टेड है और सिलेक्टेड एहतसाब कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जल्दी दौर जो मुश्किल दौर है ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अवाम की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं ठहर सकती। ये खुदा की ताकत है, अवाम की ताकत खुदा की ताकत होती है। इंशाल्लाह ये जो ठीक है उन्होंने इलेक्शन में जो किया या जो प्रोग्राम हुआ, लेकिन इंदा अल्लाह के फजल से ऐसा नहीं होगा, ना ये लोग होने देंगे। मैं आप यार ये तू कल नहीं बोल रहे तो फिर रह नहीं दे यार, जरा आप सारे थोड़ा सा जज्बा पैदा करें। हमारे बड़े परजोश मुकर्रर आ रहे हैं ख्वाजा साहब, हमको जरा थोड़ा सा जोश जज्बा पैदा करें ताकि इमरान न्याजी को आवाज जाए आपकी। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ने ही पाकिस्तान को तरक्की दी है, मुस्लिम लीग नून ही इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आएगी तो पाकिस्तान फिर आगे बढ़ेगा, खुशहाल होगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तमाम सूबों को लाया है वो
बिला ताखीर अपने मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथी मेरी मुराद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज अब पुत्र खाए जा और पुत्र से लाहौर ही वापस जाना है। मैं इस नारे का जवाब देना चाहता हूं, लेकिन मैं बड़ा कंट्रोल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बरादर बुजुर्ग नसीम मेहदी शाह साहब, सैयद साजद मेहदी साहब, चौधरी फकीर साहब, बफरदार मियां साहब फकीर साहब, सरदार खालिद मोहम्मद डोगर साहब, चौधरी मोहम्मद यूसुफ पटेला साहब, चौधरी नज़ीर अहमद बरादर मोहतरम, मियाँ अब्दुल रऊफ साहब, सईद अहमद खान मनहेज साहब, डॉक्टर समीना मतरूफ साहिबा, मरकजी सदर ताजरान हाजी जमील अहमद भट्टी साहेब, सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शाहिद नवाब खान साहेब, ज़िली सदर यूथ विंग सदर MSF राना अब्दुल कादिर साहब, सदर लेबर विंग हाफिज आतिफ रियाज साहब, सदर अकीदी विंग नज़ीर रंधावा साहब और कन्वीनियर वकला विंग वकास शरीफ साहब। रात तक बड़ी बीत गई है और हमने वापस लाहौर भी जाना है। राना साहब जब तकरीर कर रहे थे तो मुझे अपने कायद समेत और कायद की बेटी समेत तमाम साथी याद आ रहे थे जो इसकी जिस वक्त जेल की दीवारों के पीछे है। अल्लाह ताला का फजल है, आज का इज्तिमा देखकर जिस तरह बूरे वाला ने हमारा इस्तकबाल किया और जिस तरह आज इस पंडाल में लोग 10:30 बज गए हैं, लोग जम के बैठे हुए हैं। ये वर्कर कन्वेंशन जो है एक जलसे का रूप धार गई है। जहां भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत जा रही है, इसी तरह वालेहाना जो है वहाँ के मकीन जो है जहाँ भी जाती हैं वो इस्तकबाल कर रहे हैं। आज से 10 दिन कबल मरियम नवाज कायद मोहतरम की बेटी सरगोदा गई और बहुत सी जगह वहाँ पे गई। हर जगह उनका इस्तकबाल जो है वालेहाना हुआ, जिसकी सबसे बड़ी शहादत है कि आज तमाम तर जुल्म सितम के बावजूद, तमाम तर कैदोबंद के बावजूद आवाम के दिलों से नवाज शरीफ का प्यार जो है वो कम नहीं। मैंने परसों टीवी के ऊपर एक क्लिप था, पता नहीं कौन सा टीवी एंकर जो है, मुझे ये 4-5 माइक देख के मैंने ख्याल आया इन्होंने सानू दिखाना तो है नहीं, एवं इतने रख छड़े मीडिया वाले जोड़े वर्कर है ने साढ़े भरा ने यार गल सुन आ गल मैं करन
ये मीडिया वाले हमारे ये वर्कर जो हैं ये हमारे भाई हैं, हमारी बरादरी हैं, मेहनत कश हैं, लेकिन ये सेठ जो है ये सारे 2 नंबर हैं। ये मालकान जो है ना ये सारे ना इनको तनख्वाहें देते हैं और ना जो आज़ादी है राय की आज़ादी जो है उसका एहतराम है। इनको तनख्वाहें नहीं देते, पैसे गवर्नमेंट से अभी भी मिल रहे हैं, बल्कि पैसे पहले से ज्यादा मिल रहे हैं। और मैं सही कह रहा तो खलोता तो है यार कोई कैमरे के पीछे जो बंदे खलोते होते हैं, सही कह रहे हैं बाप, ठीक है चल तू कह देता मैं मान लिया। आप देखें कि कम से कम 75% क़यादत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है इस वक्त पाबंद सिरासत। यार मनु गल कर लेंगे, अद्धी रात होने वाली है, तेरे को बराम में बैठे नहीं जा रहा है। अब बह जा यार, बह जा, मेरे हथा में देख यार वो मतलब मनु गल कर देखें 75% क़यादत जो है हमारी इस वक्त पाबंद सलासत समेत हमारे कायद। लेकिन आज जिस बात ने इस पार्टी को जिंदा और पाइंदा रखा है वो पाकिस्तान के अवाम की मोहब्बत है, और ये मोहब्बत की शहादत है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप इस वक्त 10:30 बजे तक यहाँ पे पिंडाल में बैठे हुए हैं, रात के 2-2, 3-3 बजे तक मरियम नवाज का आप लोगों ने इस्तकबाल किया। ये सही कहा मेरे भाई ने कि जिस तरह वालिद के सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया है, शायद हमारे कल्चर में, हमारे माशरा में, हमारी जो रवायत हैं, हमारी सियासी रवायत जो हैं, बदतरीन मुखालफों के मुतल्लक भी ये बात कभी सोची भी नहीं जा सकती कि उनकी ख्वातीन को जो है आप अरेस्ट करें, पाबंद सलासत करें, उनकी तौहीन करेंगे। बुजुर्ग वालिद के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया जाएगा, इंतजार नहीं किया जाएगा कि वो जेल से बाहर आ जाए और बाहर उसको गिरफ्तार कर दे। मेरे भाइयों, ये जुल्म जो है बढ़ता है तो मिट जाता है, ये मिट जाएगा। इसकी जिंदगी लंबी नहीं होती जुल्म की। जुल्म की जिंदगी हमेशा कम होती है, लेकिन जालिम समझता है कि उसके इक़्तिदार को, उसके जुल्म को दबाना। 1 साल के अंदर पाकिस्तान की तारीख में 1 साल के अंदर कोई इतनी हुकूमत जो है रूली नहीं जिनी है हुकूमत रोल रही है। पता नहीं क्या साइड इन्हें कि नहीं आई है इन्हें, लेकिन रोलो जरूर गए। ये आप देखें, आए हैं पहला मज्जा बेचने शुरू कर दी, और बाद गड्डियां बेचनिया शुरू कर दी, फिर लोगों को क्या कट्टे ले लो, बच्चे ले लो, आंडे ले लो, मुर्गियां ले लो। और केड़ा रूप नहीं जरा इमरान खान ने पिछले 1 साल च बदलिया नहीं है। हूं कहना वो मोदी जरा है इंतहा पसंद है, वो हिटलर वंगरे है, और साल तू वो तरले करता रहे, असं तो नहीं तरले करते रहे। आपने पाकिस्तान के वकार के मुनाफी बात की, इस कौम की, इस गैरत वाली कौम की, इस काबिल फख्र कौम की वज़ीर आज़म की हैसियत से आप उसको बार बार फोन करते, खत लिखते, वो आपका जवाब नहीं देता। नवाज शरीफ के पास अगर वो चल के आ गया था तो क्या ये इज्जत की बात नहीं थी? वाजपेयी चल के आ गया, ये कोई इज्जत की बात नहीं थी? नवाज शरीफ ने
जब भी किसी मैं उसके साथ बड़ी दफा, मेरे भाई तीनों बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये भी बड़ी दफा उसके साथ फॉरेन टूर पे गए हुए हैं। हर सरबराह मुमलकत जो है उसकी इज्जत करता था, एहतराम करता था। मैं बता नहीं सकता कि बसीयत वजीर खारजा, बसीयत वजीर दफा मुझे क्या इंस्ट्रक्शंस होती थी पाकिस्तान के वकार को मलूज़े खातिर रखने के लिए, कि आपने किसी के आगे जाके हाथ नहीं फैलाने। वह तो पूरी जंज लैके जाता सी नाल खैर मंगण। वो मैं कह रहा था कि वो टीवी के ऊपर एक पल्लेदार होंगे, सारे तुम समझते हो, मैं भी समझना है। पल्लेदार को टीवी वाला पूछता है कि तू नवाज शरीफ का वोटर है या उन्हें कहा मैं नवाज शरीफ का वोटर। उन्हें कहा तेन इमरान खान क्यों नहीं पसंद। उन्हें कहा साल के साडा बेड़ा गर्क कर छड़े। पहला रोटी मिल जाती सी ते गजू मैदे ते बैठने सा मैट्रो के रावी के पुल तक जाने सा 10 रुपए 20 रुपए 5 रुपए 30 रुपए। सड़क बिजली गैस। उसने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, अनपढ़ आदमी था। कहना इस वतन की मिट्टी के विचों नवाज शरीफ की खुशबू आती है। अनपढ़ आदमी सी, पल्ले का यार क्या खुदा दा वास्ते चुप कर जा। उसने कहा कि उसने इतने काम किए हैं कि चप्पे चप्पे से नवाज शरीफ की खुशबू आती है इस वतन की मिट्टी से। मुझे बताए कोई एक साल में और ये 1 अरब दरख्त लगा रहा था। मैंने त्रेक नहीं लाई है। ये कहता था मैं 50 लाख घर दवागा, 50 लाख। मैंने किसी ने ढारा नहीं बना के देता है। फिर कहता था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। आसन इकबाल साहब ने अगले दिन बयान दिया 12 लाख नौकरी जो है इसने छीन ली है गरीब आदमी से। ये पाकिस्तान का पिछले 72 साल में बड़े बड़े बुरे वक्त हमारे ऊपर आए हैं और अल्लाह ताला ने इज्जत आबरू के साथ हमारे वो वक्त जो है गुजारे हैं। अल्लाह ताला आगे भी हमारी इज्जत आबरू रखे इस वतन अजीज की। इस वतन अजीज की मुझे बड़ी टेम्पटेशन हो रही है कि ये 1 साल के बाद जो है तो अब कहते हैं ना कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और मुझे ये कहते हुए शर्म आती है अब कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन उन्होंने शर्म नहीं आई है। आप देखें कि इमरान खान की जितनी सियासत है 22 साल 23 साल की जो सियासत है, उसने जितने भी नारे दिए अपने फॉलोअर्स को, अपने वर्कर्स को, अवाम को कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। मुझे एक बता दें जो उसने कहा था मैं करूंगा और उसने कर दिया है, और जो कहा था मैं नहीं करूंगा उसको नहीं किया। आज उसकी काबीना में उसकी पार्टी का आदमी ढूंढने से नहीं मिलता जिसने जिन लोगों ने उसके साथ सियासी सफर तय किया। आज उनमें से कोई उसके साथ नहीं, 2-4 लोग। इतना कोई सियासतदान जो है थोड़ा बहुत जो है रोंद पांदे ने, ऐसी कोई गल नहीं है। सारे सियासतदान रोंद पांदे ने, लेकिन जितने अपने वादों से ये शख्स फिरा है, अच्छे या बुरे जो भी इसके असूल थे, जो असालीब थे, उनसे इस बंदा जो मुनकर हुआ है। किस लिए? सिर्फ कुर्सी। जब इंसान इक़्तिदार के लिए, अपनी कुर्सी के लिए इतने कॉम्प्रोमाइजेस करता है, अपनी जिंदगी भर के असूलों को बेच देता है अपने किरदार के लिए,
अपने जिंदगी भर के जो नारे होते हैं, जिन चीज के ऊपर उसके अकायद होते हैं, उनसे मुनहरफ हो जाता है तो इंसान ना दुनिया में सुरखरू होता है ना आखिरत में सुरखरू होता है। ये मेरा ईमान है, मेरा ईमान है। मेरे स्टेज में जितने लोग बैठे हैं, मेरा ख्याल है मेरी सबसे ज्यादा उम्र है, मेरा 30 साल का सियासी एक्सपीरियंस भी है। मैंने ये बात सीखी है कि इंसान जिंदा रहे कि अपनी गलवा से जिंदा रहे। कि जिसमें मरे तो लोग कहे कि बंदा गल वाला है, वो ऐसे रुल गया है और टगे टिंड हो गया है इक़्तिदार वास्ते। अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, ऐसे इक़्तिदार पर लानत बेचनी चाहिए जिसमें इंसान को अपनी इज्जत नफ्स बेचनी पड़े। लानत ऐसे इक़्तिदार के ऊपर। ये ख्वाहिशात, इक़्तिदार की ख्वाहिशात, ये दौलत की ख्वाहिशात इंसान को रोल देनी है। लेकिन अगर आपने असूलों पे सियासत की, आपने अपने असूलों को जिंदा रखा, तो आज देखें नवाज शरीफ जो है पिछले एक साल से जेल में है, लेकिन उसके नाम लेवा बैठे हुए हैं ना, ये नारे लगा रहे हैं ना नवाज शरीफ के, उसको याद कर रहे हैं। और यही प्यार मोहब्बत जो है ये जिंदा जावेद है। यही इंसानों को अपनी जिंदगी देता है। ये प्यार और मोहब्बत आपका जो है ये इंसानों को अपनी जिंदगी देता है। मैंने अगले दिन, मुझे अभी एक बरखुरदार में क्लिप दिखा रहा था, मैंने अगले दिन कहा था, हम जब जिस तरह सरदार साहब कह रहे थे कि 16-17 लोग थे मुशर्रफ के जमाने में, तो हमें कहा जाता था तो लीडर ने तो नहीं वापस आना है, तुझे को साढ़े नाल को लेन देन करना। हम खड़े रहे, हम 8 साल जो है नवाज शरीफ के इंतजार में खड़े रहे। हमारे पांव में जो है लर्जिश नहीं आई, हम बिके नहीं, और अल्लाह ताला ने मेरे और आपके कायद को 8 साल के बाद पाकिस्तान उसको लेके आया और 2 दफा इक़्तिदार बख्शा। एक दफा पंजाब में, एक दफा पाकिस्तान में। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है ना। मैंने उस दिन भी कहा कि मेरा कायद फिर आएगा। 3 दफा जो है उससे इक़्तिदार छीना गया, तीनों दफा अल्लाह ताला ने उसको सुरखरू किया, उसको सुरखरू किया। 1,30,00,000 वोट जो है नवाज शरीफ को पड़े हैं इस इलेक्शन में। 1,30,00,000 वोट। चोरी वाले वोट जो है वो लेना, लेकिन 1,30,00,000 वोट की गिनती हुई है नवाज शरीफ के वोटों की। मैं बैठा हुआ हूं, आपके सामने खड़ा हूं। आसिन इकबाल आपके सामने बैठे हुए हैं, सरदार साहब बैठे हुए हैं, रान तनवीर साहब बैठे हुए हैं, चौधरी फकीर साहब हैं, साजिद नईद साहब हैं, हमारी बहन मित्र, हम MNA हैं, यहां पे MPA बैठे हुए हैं हमारे। ये नवाज शरीफ की मोहब्बत से नवाजे गए लोग हैं जो आपके सामने इस वक्त खड़े हैं। ये नवाज शरीफ की मोहब्बत के नवाजे हुए लोग हैं। हमारा जो इक़्तिदार है, हमारी असेंबली की रुकनीयत जो है, हमारी सियासत जो है, हमारा ओढ़ना पछोड़ना सियासत के अंदर सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के हवाले से। हम लोग वफादार लोग हैं, वफाओं के अमीन हैं, और आप भी वफाओं के अमीन हैं। आप पहरा दे रहे हैं उस मोहब्बत के ऊपर जो नवाज शरीफ की मोहब्बत है, उस पर पहरा दे रहे हैं।
अल्लाह ताला हमें भी सुरखरू करेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा और आपका लीडर दोबारा इक़्तिदार में आएगा, मेरा ईमान है, मेरा दिल गवाही देता है, मेरा ईमान है कि वो वापस आएगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। आप अल्लाह ताला से दुआ हो रहे और अपनी मोहब्बत में गैर मुतज़ल्ज़ल रहें, अपने ईमान को कवी रखें। इक़्तिदार देने वाला कोई नहीं। कारी साहब ने जो है तलावत की, उन्होंने कहा वो तइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ। वो इक़्तिदार का मालिक है, वो मेरा बादशाह और आपका बादशाह अल्लाह बादशाह। वो इक़्तिदार देगा, चौथी दफा नवाज शरीफ को इक़्तिदार देगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा ईमान है, साबित कदम रहे। आप दुआ मांगे, हम भी साबित कदम रहे। आप दुआ मांगे जो हमारे साथी नवाज शरीफ, उसकी बेटी शाहिद खाकान अब्बास, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक, सलमान रफीक, राना सनाउल्लाह, कामरान माइकल, ये सारे दोस्त जो हैं ये आजाद फिजा में जो है सांस लें। ये अपने अपने हलकों की, अपने अपने चाहने वालों की नुमाइंदगी करें इंशाअल्लाह ताला। कोई दुनिया की ताकत जो है नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के चाहने वालों को सरनगू नहीं कर सकती। आप दुआ मांगे अपने घर वालों को, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं, सब दुआ मांगे कि ये आजमाइश का वक्त हमसे इज्जत और आबरू के साथ कट जाए और इंशाअल्लाह ताला कटेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं अपने नवाज शरीफ के जैलों से ये इल्तमास करना चाहता हूँ कि इतने प्यारे खिताब के बाद मैं ख्वाजा आसिफ साहब की नज़र एक शेर करके फिर मैं एहसन इकबाल साहब से मुल्क सहूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लेके आए कि सुच्चिया लालां दी हुण असलों टौर गवाई जांदे ते कच्च दे मणके शहर दे अंदर नेर मचाई जांदे ते दसो हाँ उस गुलशन दा की सोन सहाबन रहना जिथे माली कलियां पुट के आकू गई जांदे। मैं मुल्तमिस हूं जनाब एहसन इकबाल साहब से कि वो मेरे जालों के मुस्तकबिल का फ्यूचर है, बिला इख्तियार और बिला ताखीर। एहसन इकबाल दुआएं देता है वतन का गरीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां तेरे जान से तमाम सूबों को लाया है वो करीब, तमाम सूबों को लाया है वो करीब। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। मोअज़्ज़ज़ अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, मुस्लिम लीग नून विहाड़ी और बूरेवाला के ओहदेदारान, मोहतरम बुजुर्ग साजिद मेहदी नसीम साहब और बूरेवाला के भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, रात काफ़ी हो चुकी है। आपका जज्बा जूं जूं रात बीत रही है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। आपके जज्बों में जो शिद्दत है, जो वलवला है, उन्हें देख के मैं कह सकता हूं कि मुस्लिम लीग नून नाकाबिले शिकस्त ताकत पाकिस्तानी सियासत की है। और ये बूरेवाला मुस्लिम लीग नून का किला है, क्योंकि आपने तहसील बूरेवाला से 100% नतीजा निकाला है।
ये नतीजा जिले से भी निकलना था, लेकिन कुछ धांधली का झाड़ू भी चला है, जिसने मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान की दोबारा खिदमत करने से रोका है। और आज 1 साल बाद आप उसका अंजाम देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान जो तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा था, वो पाकिस्तान जिसमें अंधेरे खत्म हो गए थे, वो पाकिस्तान जिसमें पूरी दुनिया से सरमाया दौड़ दौड़ के आ रहा था, आज उस पाकिस्तान से सरमाया बाहर को दौड़ के जा रहा है। वो पाकिस्तान जिसकी तरक्की की शरह 5.8% हो गई थी, आज उस पाकिस्तान की तरक्की की शरह 2% हो गई है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, आज आपके सामने हम 4 जो नवाज शरीफ के सिपाही बैठे हैं, हम सब 20-20, 25-25, 30-30 साल की इनिंग खेल चुके हैं। हम में से हर किसी ने वो ओहदा देख लिया है कि जो किसी सियासतदान की तमन्ना हो सकती है। ख्वाजा आसिफ साहब वजीर खारजा, वजीर दिफा रह चुके हैं। राना तनवीर साहब पूरी दुनिया की फौजों से सलूट मरवा चुके हैं। और सरदार एजाज सादिक साहब कौमी असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं। और मैं मनसूबाबंदी, तरक्की और दाखिला की वजारत देख चुका हूं। अब हम में किसी के दिल में इक़्तिदार की कोई हवस नहीं है। आज हम अगर आपके पास चलकर आए हैं और आप लोग भी रात के 11 बजे यहां पर बैठे हैं, तो वो क्या चीज है जो हमारे अंदर कदर मुश्तरक है? नवाज शरीफ की मोहब्बत और हम सबके दिलों में और दिमागों में पाकिस्तान का वो ख्वाब जिसको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, वो ख्वाब कि हम दुनिया को साबित करें कि जनूबी एशिया के मुसलमान एक कामयाब रियासत बना सकते हैं। 72 साल के बाद आज अगर हमारा कायद कोट लखपत जेल में 73 साल की उम्र में दिल के अंदर 7 स्टंट लेके और दिल के 2 ऑपरेशन करा के जेल की कोठड़ी में बैठा है, और हम आपके पास आए हैं और आप यहां बैठे हैं, तो हम सबके दिलों में एक मुश्तरक दर्द है। और वो दर्द ये है कि हिंदुस्तान को उसकी मंजिल मिल गई, बांग्लादेश को उसकी मंजिल मिल गई, नेपाल को उसकी मंजिल मिल गई, श्रीलंका को उसकी मंजिल मिल गई। और मेरे भाइयों, अफगानिस्तान जो कि खाना जंगी का मुल्क है, वहां पर भी 2 सदर 6-6 साल की मुद्दत पूरी करके अफगानिस्तान को अब उनका सियासी इस्तेकाम तरक्की के रास्ते पे डाल रहा है। सिर्फ अफगानिस्तान हमसे पीछे रह गया है, लेकिन अगर ये सिलेक्टेड हम पे मुसल्लत रहा तो 1-1.5 साल में अफगानिस्तान भी हमसे आगे निकल जाएगा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी अगली नस्लों को, अपने बच्चों को कौन सा और कैसा पाकिस्तान देके जाएंगे। हम एक ऐसा पाकिस्तान नहीं देके जाना चाहते कि जहां पर पाकिस्तान के अवाम संदूकची के अंदर शेर पे मोहर लगाते हैं
और जब नतीजा निकलता है तो सिलेक्टेड वजीर आजम का नतीजा निकलता है। आज हमारा कायद जिस जुर्म के अंदर जेल में बंद है, उसका क्या जुर्म है? उसका नारा वोट को इज्जत दो, आप तराने के ऊपर सुन के सिर धुनते हैं, तालियां लगाते हैं, नारा मारते हैं, लेकिन वोट को इज्जत दो एक नारा नहीं है, एक नजरिया और फलसफा है। आज हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल हमसे क्यों आगे निकल गए? क्योंकि उन्होंने अपने लोगों के वोट को इज्जत दे दी है। और आज हम 72 साल गुजरने के बाद भी क्यों धक्के खा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोगों के वोट को इज्जत नहीं मिल सकी। मशरकी पाकिस्तान हमसे क्यों जुदा हुआ? मशरकी पाकिस्तान क्यों बांग्लादेश बना? क्योंकि हमने उनके वोट को इज्जत नहीं दी। मेरे भाइयों, आज डंडे के साथ कोई बाप अपनी सगी औलाद को घर में नहीं रख सकता। आज डंडे के साथ कोई बड़ा भाई अपने घर को इकट्ठा नहीं रख सकता। तो 22 करोड़ का मुल्क जिसमें मुख्तलिफ बोलियों के लोग रहते हों, मुख्तलिफ पहचानों के लोग बसते हों, उनको डंडे के साथ इकट्ठा नहीं रखा जा सकता। उन्हें अगर एक खानदान में परोया जा सकता है तो उनके वोट की और उनकी शनाख्त की और उनकी हैसियत की इज्जत करके तो एक खानदान को मजबूत कर सकते हैं, वरना नहीं हो सकता। और अगर कोई मुल्क तरक्की करता है तो वो सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसी के तसलसल से करता है। ये नहीं हो सकता कि आप बेहतरीन बीज लगाएं और बीज लगाने के बाद जमीन में हल चलाते रहें तो बेहतरीन से बेहतरीन बीज भी कभी फल नहीं दे सकता। बीज लगाने के बाद धरती और मिट्टी को अमन देना पड़ता है। हमने 5 साल जो इस मुल्क के अंदर बीज लगाए थे, यहां पे अंधेरे थे, हमने रोशनी का बीज लगाया था। यहां दहशतगर्दी थी, हमने अमन का बीज लगाया था। यहां बेरोजगारी थी, हमने सीपैक का बीज लगाया था ताकि उस सीपैक के साथ यहां पे करोड़ों नौकरियां पैदा हो और हमारे नौजवानों को इज्जत से रोजगार मिले। लेकिन जब हमारे बीज पौधे बनकर निकल रहे थे तो उस धरती के ऊपर बुलडोजर फेंक दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया और अवाम के उस मैंडेट को रोक दिया गया। मैं आपको ये बात बतलाना चाहता हूं कि अभी पिछले हफ्ते इस हुकूमत ने कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी को बतलाया कि 2013 और 2018 के दरमियान जो 5 साल हमारा मंसूबा था, उसका टारगेट था कि तरक्याती मंसूबों पर 3000 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। और इस हुकूमत ने जवाब दिया कि 3000 अरब के मुकाबले में इन 5 सालों में 3200 अरब रुपए खर्च किए गए। ये पाकिस्तान की तारीख में पहला 5 साला मंसूबा था कि जिसमें जो तरक्की का टारगेट रखा गया था उससे 200 अरब ज्यादा खर्च किया गया था। पाकिस्तान में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई,
2000 किलोमीटर मोटरवे बनाए गए, गवादर की बंदरगाह बनाई गई, नए नए मंसूबे बनाए गए, कश्मीर को पैसा दिया गया, गिलगित बल्तिस्तान को पैसा दिया गया और गिलगित से गवादर तक पाकिस्तान में तरक्की के जो बुनियादें रखी गई उनकी 72 साल में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये दुश्मन को जवाब थोड़ा उसका तोड़। अगर ये अगले 5 साल हमें मिल जाते तो ये पाकिस्तान की मईशत के टेक ऑफ के साल थे। पाकिस्तान की मईशत को टेक ऑफ की बजाय क्रैश करा दिया गया और मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं है कि आपने सुना है कि अमेरिका में भी तहकीकात हो रही हैं कि अमेरिका के सदारती इलेक्शन में रूस ने मुदाखलत की थी। तो पाकिस्तान के इलेक्शनों में बैरूनी फंडिंग से मुदाखलत की गई और मुस्लिम लीग नून की कामयाबी को रोका गया, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन जानते थे कि अगर पाकिस्तान में सीपैक का पहिया चल गया, अगर पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून दूसरी दफा आ गई तो पाकिस्तान एशिया का टाइगर बन जाएगा। और ये जाहिर वजीर आजम कहता है कि ये एशिया का टाइगर बनाना चाहते थे और तुम तो पाकिस्तान को शायद एशिया की बिल्ली बनाना चाहते हो। हम पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाना चाहते हैं। जो ये कहता है कि मैं रियासत मदीना बनाना चाहता हूं, वो कौन सा मुसलमान है जो रियासत मदीना नहीं देखना चाहता? एशिया का टाइगर किसको कहते हैं? एशिया का टाइगर उस मईशत को कहते हैं जो तेज रफ्तार तरक्की करे, जो सनती इनकलाब पैदा करे, जिसमें इंसानी वसाइल को तरक्की दी जाए, जो दुनिया का एक्सपोर्ट का पावर हाउस बन जाए और जिस मईशत के अंदर गुर्बत का खात्मा हो जाए। तो मुझे बताओ, क्या रियासत मदीना में गुर्बत का खात्मा नहीं होगा? क्या रियासत मदीना एक सनती इनकलाब नहीं पैदा कर सकती? क्या रियासत मदीना दुनिया का एक्सपोर्ट हाउस नहीं बन सकती? जाहिल आदमी को हुकूमत मिल गई, अनाड़ी को हुकूमत मिल गई, तो वही हाल होना था पाकिस्तान का जो आज हो रहा है। मैं इलेक्शनों में अपने हलके में लोगों से पूछता था कि बतलाओ कि तुम में से कोई बंदा एक ऐसे बंदे को अपना मोटरसाइकिल देगा जिसने जिंदगी में मोटरसाइकिल को किक नहीं मारी है? तो लोग कहते थे कि नहीं जनाब, कदे नहीं देंगे। मैं पूछता था कि अगर अनाड़ी को मोटरसाइकिल पे बिठाओगे तो क्या मंजिल पे पहुंचेगा? कहते थे नहीं पहुंचेगा। एक घरों निकल दे किसी कंध विच बचेगा या किसी बस थले आएगा, मोटरसाइकिल भी तोड़ेगा तो अपनी जान भी खराब करेगा। एक दिन गांव वाले भी बड़ी बात करते हैं। मैंने ये मिसाल दी तो एक बाबा खड़ा हो गया, कहता चौई साहब तुसी गल ते बड़ी चंगी कीती है, मिसाल ते बड़ी चंगी दी है, साडे च भी इतनी अकल है कि अनाड़ी नूं चाबी नहीं देनी, ते जे किसी ने साडी चाबी खो के उन्हें देती तो की करांगे? जिसने इसको सिलेक्ट किया है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या अपनी करोला गाड़ी पे कभी अनाड़ी ड्राइवर बिठाओगे? क्या अपनी होंडा सिविक के ऊपर कभी अनाड़ी ड्राइवर बिठाओगे? तो जितना प्यार अपनी करोला और सिविक से करते हो, क्या इस मुल्क से नहीं करते थे कि इस मुल्क के ऊपर एक अनाड़ी ड्राइवर बिठा दिया? और आज उसका अंजाम देखें। हमें कहते थे कर्जे लिए हैं, हमने 5 सालों में 10,000 अरब का कर्जा लिया, लेकिन पाकिस्तान में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, 2,000 किलोमीटर मोटरवे बनाए। इस सिलेक्टेड ने पहले साल
7,600 अरब का कर्जा लिया है और मुझे पूरे पाकिस्तान में एक ईंट बतला दे जिसके ऊपर इसने अपना नाम लगाया हो या पाकिस्तान में कोई तामीर की ईंट लगाई हो। पाकिस्तान के चलते कारखाने बंद हो गए, पाकिस्तान की ज़राअत को, गंदम को, चावल को, गन्ने को, कपास की पैदावार को कम कर दिया, पाकिस्तान की करेंसी को 50% नीचे गिरा दिया और पाकिस्तान में कर्जों का बोझ दुगना कर दिया और 7,600 अरब 20 करोड़ आवाम की गर्दन पे कर्जा दे के मुझे जवाब दो, तुम्हारे पास क्या हक है कि ये कहो कि पिछले कर्जे ले गए। हमने 3,200 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमें की हैं, इस मुल्क की तामीर और तरक्की की है और इस मुल्क के साबिक प्लानिंग मिनिस्टर के तौर पे मैं एक एक पैसे का जवाब देने के लिए हाजिर हूं। बताओ, अदालत खड़ी करो। नवाज शरीफ की क़यादत में ये वो लोग बैठे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, पाकिस्तान को उजाड़ा नहीं है, पाकिस्तान को की तामीर की है। शाहिद खाकान अब्बासी ने गैस के मसले को, कमी को पूरा किया और वो LNG का प्लांट लगाया जो 10 साल से किसी से नहीं लगता था, उसने 11 महीने के अंदर लगा के दिखाया। ये ख्वाजा आसिफ की वजारत ने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। साद रफीक ने मुर्दा रेलवे के अंदर जान डाल दी। जिस शहबाज शरीफ ने पंजाब के अंदर वो तरक्की की कि पूरी दुनिया ने पंजाब स्पीड का नाम इजाद कर लिया कि इस तेजी के साथ तरक्की होती है। जिसने पाकिस्तान की तामीर की, आज उसके खिलाफ मुकदमे बनाए जा रहे हैं। और मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या हम इस मुल्क के अंदर किसी सिविलियन की इज्जत नहीं रहने देना चाहते? क्या पाकिस्तान के किसी सियासतदान की इज्जत नहीं रहने देना चाहते? क्या स्कीम ये है, क्या साजिश ये है कि पाकिस्तान के हर सियासतदान को बदनाम किया जाए? अगर ये स्कीम है तो फिर पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि ये सियासतदान पाकिस्तान के अवाम के वोटों से आते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें एक नए मुआहदे की जरूरत है जिसमें हम पाकिस्तान के आईन के तहत सब इदारों को उनके काम पे लगा सके। ये मुल्क गर्दाब में फंस चुका है। इस सिलेक्टेड ने इस मुल्क को दलदल में फेंक दिया है। अब कोई मुल्क का इदारा, कोई मुल्क का लीडर और कोई मुल्क की पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि वो तन्हा इस मुल्क को इस गर्दाब से निकाल सकते हैं। हमें वो क़यादत चाहिए जो इस कौम के अंदर इत्तेहाद पैदा करे, जो इस कौम की यकजहती को दुबारा करे और गिलगित से लेके गवादर तक पाकिस्तान को मोदी की उन साजिशों के खिलाफ दीवारें चीर बना दे। हमें कश्मीर के सौदागर नहीं चाहिए। ये वो हुकूमत है, मैं आखिरी बात कह के इजाजत लूंगा कि 72 साल में भारत को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो कश्मीर को हजम कर सके, कश्मीर को अपने मुल्क का हिस्सा बना सके। पाकिस्तान में कमजोर हुकूमतें भी आई, पाकिस्तान में ताकतवर हुकूमतें भी आई, छोटी भी आई, बड़ी मुद्दत की भी आई, लेकिन कभी भारत में जुर्रत नहीं हुई। यही मोदी 5 साल वजीर आजम था और नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की यह हुकूमत थी। हमें मोदी का यार कहते थे, लेकिन उस मोदी को यह जुर्रत नहीं हुई थी कश्मीर को हड़प कर सके। और आज वही मोदी कश्मीर को ऐसे खा गया कि जैसे हमारा सिलेक्ट वजीर आजम भी उसके साथ मिला हुआ है। ये 3 सवालों का जवाब दे। अमेरिका से इसने कहा
कि मुझे आकर इतनी खुशी हुई कि जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। और हमने देखा कि आते साथ ही मोदी ने चांद चढ़ा दिया। तो इमरान खान, मुझे 3 सवालों का जवाब दो। ये 3 सवालों का जवाब कौम भी मांगती है। तुम्हारे अमेरिका के दौरे के फौरन बाद मोदी ने जो हरकत की है, इसका पहला मतलब तो यह है कि तुमने अमेरिका से कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं की। दूसरा मतलब यह है कि अगर तुमने बात की थी तो कमजोर बात की थी। और तीसरा मतलब यह है कि तुमने अमेरिका से कोई मुआहदा किया कश्मीर में। जो भी सूरत है, इन तीनों में से तुम पाकिस्तान के और कश्मीर के मुजरिम हो। तुमने कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों का सौदा किया है और हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। हर उस गोली का हिसाब लेंगे जो कश्मीरी के सीने पे, हर उस पैलेट का हिसाब लेंगे जो भारत की सिक्योरिटी फोर्स कश्मीरियों की आंखें अंधा करने के लिए इस्तेमाल करता है, और हर उस कश्मीरी बहन की इज्जत का हिसाब लेंगे जिसकी तरफ भारतीय गुंडे मैली निगाह उठाते हैं। तुमने क्या सोच के कश्मीर के ऊपर खामोशी इख्तियार की? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं था कि भारत के इस कदम के बाद तुमने जिन इस्लामी सरबराही मुल्कों से, जिन इस्लामी मुल्कों के सरबराहों को बुलाकर उनसे डॉलर लेने के लिए उनकी गाड़ी चलाई थी, उनको फोन करते और पता तब लगता कि 1 हफ्ते के अंदर पूरी इस्लामी दुनिया के सरबराहान इस्लामाबाद में बैठ के भारत को पैगाम देते कि कश्मीर से फौरन निकल जाओ। तब हम तुम्हें मानते कि तुम्हारी कोई सफारतकारी है। तुम तमाशा देखते रहे। तुमने भारत को मौका दिया। पिछले 3 महीने से भारत लगा हुआ था। मई की 27 तारीख को बीजेपी कश्मीर के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम आर्टिकल 37 और 35A को खत्म करने जा रहे हैं। तो जवाब दो कि 27 मई से लेकर आज तक 5 अगस्त को जब भारत ने यह कदम उठाया, तुमने क्या कोशिश की भारत का हाथ रोकने के लिए? भारत ने 1,80,000 फौजी मकबूजा कश्मीर में उतार दिए। तुमने क्या नोटिस लिया कि भारत ये फौज क्यों उतार रहा है? भारत ने कश्मीर से 2 महीनों के अंदर तमाम सियाहों को निकाल बाहर किया और उसे मैदान जंग बनाने की तैयारी की। तुमने क्या नोटिस लिया? मुझे मालूमात है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारों ने रिपोर्टें दी, पाकिस्तान की वजारत खारजा ने रिपोर्टें दी, लेकिन ये सिलेक्ट वजीर आजम उन रिपोर्टों पर सोता रहा। इसने कोई हुक्म नहीं दिया। हमारे इदारे उससे हुक्म मांगते रहे कि हमें इजाजत दी जाए कि हम भारत की इस कोशिश का कोई तोड़ करें। इसने उनको इंतजार में रखा। और इंतजार में क्यों रखा? क्योंकि इसके पीछे बैरूनी फंडिंग है। आपको पता है 3 साल से इलेक्शन कमीशन में बैरूनी फंडिंग पीटीआई का केस पड़ा हुआ है जिसको नहीं सुना जा रहा है। ये आज तक कौम को नहीं बतला सका कि इसको किसने फंडिंग दी है बाहर से। जिनके पैसे लेता रहा है उनके पैसों को इसने कश्मीर का सौदा करके हलाल किया। क्या ऐसा आदमी पाकिस्तान का वजीर आजम कहलाने का हकदार है? ये हमें गिरफ्तारियों से डराता है। मैं इमरान अहमद नियाजी तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी हुकूमत के 2 ही हथियार हैं। तुम्हारे पास या लाठी है या तुम्हारे पास गोली है। इस गुनाहगार ने लाठियां भी खा ली हैं और गोली भी खा ली है। कोई खौफ नहीं है तुम्हारी हुकूमत का। ये जान कर्ज है इस कौम की, इस नौजवानों की और अपनी जमात की और अपने कायद की। पाकिस्तान को कायद आजम का पाकिस्तान बनाने के लिए ना किसी लाठी का खौफ है, ना किसी गोली का खौफ है। अपना किरदार अदा करेंगे,
अपने कायद को जेल से निकालेंगे और दोबारा पाकिस्तान का वजीर आजम बनाएंगे। जिंदाबाद। हाज़रीन के लिए एक खुशखबरी है कि आपके लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम किया गया है और मैं बिला ताखीर